हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिवाइज करेंगे इंडियन इकोनॉमी का सेकंड चैप्टर 5 ईयरली प्लान इन इंडिया, गोल्स एंड अचीवमेंट्स। तो फर्स्ट इसमें गिवन है व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग का मीनिंग क्या है? तो इकोनॉमिक प्लानिंग की बात की जाए तो इकोनॉमिक प्लानिंग ऐसा सिस्टम होता है जिसमें सेंट्रल अथॉरिटी जो होती है, सेंट्रल अथॉरिटी like planning commission in India after independency set as a set of target and specifies a set of program and policy to achieve those target within the specific period of time। इकोनॉमिक प्लानिंग का मीनिंग यहाँ पे या डेफिनेशन कह सकते हैं यहाँ पे गिवन है कि इकोनॉमिक प्लानिंग एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें क्या होता है कि जो सेंट्रल अथॉरिटी होती है, जैसे इंडिया में प्लानिंग करने के लिए प्लानिंग कमीशन को बनाया गया है, आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद प्लानिंग कमीशन बनाया गया। ये जो प्लानिंग कमीशन होता है ये क्या करेगा? टारगेट सेट करेगा, स्पेसिफिक प्रोग्राम सेट करेगा, पॉलिसी, और फिर इन टारगेट पॉलिसी को अचीव किया जाता है एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। इसे क्या कहा जाएगा? इकोनॉमिक प्लानिंग। यानी कि इकोनॉमिक प्लानिंग एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें सेंट्रल अथॉरिटी कुछ अपने टारगेट और प्रोग्राम या पॉलिसी डिसाइड करती है और वो एक फिक्स पीरियड के अंदर उसे क्या करने, अचीव करने होते हैं। उसे क्या कहा जाएगा? इकोनॉमिक प्लानिंग कहा जाता है। और ये जो इकोनॉमिक प्लानिंग की जाती है तो मेन फोकस जो होता है वो होता है रेशनल मैनेजमेंट ऑफ द स्केयर रिसोर्स, कि जो स्केयर रिसोर्स है उनका कैसे रेशनली मैनेजमेंट किया जा सके, सही यूटिलाइज उन्हें किया जा सके फॉर द सोशल वेलफेयर, और आल्सो इसमें विद जीडीपी ग्रोथ। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दी है प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग। क्या है? इकोनॉमिक प्लानिंग मीन यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्री रिसोर्स इन डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटी इन अकॉर्डेंस विद नेशनल प्रायोरिटीज़। प्लानिंग कमीशन इकोनॉमिक प्लानिंग का मीनिंग है कि कंट्री के रिसोर्स का यूटिलाइजेशन करना डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के अंदर, जिससे क्या, जो नेशनल प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग क्या है, जिनको प्रेफरेंस दी गई है। ये प्लानिंग कमीशन की डेफिनेशन है। प्लानिंग कमीशन कब बना? इंडिया के अंदर प्लानिंग कमीशन जो बनाया था वो 1950 में बनाया था। एग्जैक्ट डेट है 15 मार्च 1950। ठीक है। अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर महालनोबिस। किसकी चेयरमैनशिप के अंडर में बना था ये? महालनोबिस में। ठीक है। और जो प्लानिंग कमीशन का जो चेयरमैन होता है, यहाँ पे चेयरमैनशिप दे रखी बेटा कि किसकी, उसकी जो कमेटी बनाई गई थी चेयरमैनशिप किसके अंडर में बनाया गया था, वो तो था महालनोबिस के अंडर में ही बनाया गया था। लेकिन जो प्लानिंग कमीशन 1950 में जब बना तो उसका फर्स्ट जो चेयरमैन था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि इंडिया का जो भी प्राइम मिनिस्टर होता है वही क्या होता है, प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन होता है। ठीक है। अब 2015 की अगर बात करें, फरवरी 2015 प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया है और इसकी जगह आ गया है नीति आयोग। ठीक है। अब क्या है? नीति आयोग है। और जो पॉलिसी वगैरह पहले जो प्लानिंग कमीशन बनाता था, अब वो पॉलिसी बनाने का काम किसका है? नीति आयोग का है। ठीक है। और ये भी गिवन है यहाँ पे 1 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेफरेंस टू इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग एग्जिस्ट इन द कंक्रीट लिस्ट। किस में आता है आपका? सोशल और इकोनॉमिक प्लानिंग कंक्रीट लिस्ट में आता है और 7th शेड्यूल के अंदर आता है। ठीक है। इसमें इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग की बारे में यहाँ पे गिवन है कि इन इंडिया प्लानिंग कवर इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल स्पेयर्स एरिया और एक्टिविटी। ठीक है। जो प्लानिंग की जाती है उसमें इकोनॉमिक उसके साथ साथ क्या है, सोशल एरिया या एक्टिविटी को भी क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। इसमें जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड। एग्जाम्पल ऑफ द इकोनॉमिक स्पेयर्स या इकोनॉमिक एरियाज ऑफ प्लानिंग, एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग आर द प्रिंसिपल एग्जाम्पल ऑफ सोशल
स्पेयर्स या एरिया ऑफ प्लानिंग। ठीक है, दोनों पे ध्यान दिया जाता है, इकोनॉमिक के ऊपर भी और सोशल प्लानिंग के ऊपर भी। और प्लानिंग दैट कर बोथ द सोशल इकोनॉमिक स्पेयर्स ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड कॉम्प्रीहेंसिव प्लानिंग। और उस प्लानिंग को हम कॉम्प्रीहेंसिव प्लानिंग कहते हैं। डेफिनेशन पूछी जा सकती है आप लोगों से, कॉम्प्रीहेंसिव प्लानिंग का क्या मीनिंग है। तो कॉम्प्रीहेंसिव प्लानिंग कौन सी होती है, जिसमें बोथ दोनों सोशल एंड इकोनॉमिक एरिया दोनों को या स्पेस दोनों को कवर किया जाता है, उसको हम क्या कहेंगे, कॉम्प्रीहेंसिव प्लानिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है नीड फॉर प्लानिंग इन इंडिया। इंडिया में क्यों नीड है, क्योंकि आप लोगों को सभी को पता है कि 1947 से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन इकोनॉमी का काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन किया, जिसके कारण इंडियन इकोनॉमी क्या थी 1947 में, अगर देखा जाए उस टाइम जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे, तो इंडियन इकोनॉमी एक बैकवर्ड इकोनॉमी थी, स्टैग्नेट इकोनॉमी थी, और प्रोडक्टिविटी का लेवल भी क्या था, लो था, आउटपुट भी कम था, जीडीपी ग्रोथ भी क्या थी, कम थी। तो इन सभी सिचुएशन को देखते हुए क्या है, इंडिया को प्लानिंग की ज़रूरत थी। इट नीडेड ए बिग पुश ऑफ इन्वेस्टमेंट सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट। एक बिग पुश की, यानी कि एक ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी जो गवर्नमेंट के द्वारा किया जा सकता था, इसलिए द रिसोर्स इकोनॉमिक प्लानिंग की ज़रूरत पड़ी। नेक्स्ट इसमें है डायरेक्टिव प्लानिंग एंड कॉम्प्रीहेंसिव प्लानिंग। तो यहाँ पे डेफिनेशन इसकी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये लर्न कर लेना। डायरेक्टिव प्लानिंग क्या कहते हैं, डायरेक्टिव प्लानिंग रेफर टू सिस्टम इन विच प्लानिंग इज इंट्रोड्यूस जस्ट टू डायरेक्ट द फोर्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। जब डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू क्या किया जाता है, डायरेक्ट किया जाता है, यानी कि प्लानिंग जो है डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग की जाती है, उसे हम क्या कहेंगे, डायरेक्टिव प्लानिंग कहा जाता है। सो दैट द सिस्टम डज नॉट गो वेवर्ड फॉर द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। जो डायरेक्टिव प्लानिंग होती है, स्टेट का कोई रोल नहीं होता। इन सच प्लानिंग देयर इज नो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट इन प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। इट इज़ मोर लाइक डायरेक्टिव द प्राइवेट सेक्टर। क्योंकि देखो, अगर मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई की बात की जाए, तो यहाँ पे मेन रोल किसका होता है, प्राइवेट सेक्टर का रोल हो जाता है, गवर्नमेंट का रोल कम होता है। तो विद रिगार्ड टू ए सेट ऑफ डू एंड डोंट्स सो दैट नेशनल इंटरेस्ट डज नॉट सफर वाइल इंडिविजुअल गेन आर अलाउड टू बी मैक्सिमाइज्ड। यहाँ पे इंडिविजुअल को काफ़ी गेन या बेनिफिट मिलता है। और डायरेक्टिव प्लानिंग इज परसुएड इन कैपिटल इकोनॉमीज, ये मोस्टली कैपिटल इकोनॉमीज में होती है। दूसरी है कॉम्प्रीहेंसिव प्लानिंग। अगर कॉम्प्रीहेंसिव प्लानिंग की बात की जाए, तो ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें गवर्नमेंट हर सेल्फ पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। गवर्नमेंट खुद पार्टिसिपेट करती है डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो कॉम्प्रीहेंसिव प्लानिंग कौन सी इकोनॉमी में की जाती है, मिक्स्ड इकोनॉमी में होती है। ठीक है, और इन इंडिया में कौन सी इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। यहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों ही क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वाइल इंडिविजुअल्स गेन आर अलाउड टू बी मैक्सिमाइज एज अंडर कैपिटलिज्म सोशलिज्म गेन आर फोर्स्ड थ्रू डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट अंडर द सोशलिज्म। यहाँ पे क्या है कि दोनों को ही सोशल वेलफेयर और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन दोनों की तरफ ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, वाइल इंडिविजुअल गेन आर अलाउड टू बी मैक्सिमाइज, इंडिविजुअल को भी क्या होता है कि वो अपने गेन मैक्सिमाइज कर सकता है, और सोशल गेन भी क्या किए जाते हैं, मैक्सिमाइज किए जाते हैं गवर्नमेंट द्वारा पार्टिसिपेट करके। ठीक है, नेक्स्ट इसमें टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स इकोनॉमी। बेटा ये मैं आप लोगों को मैं +1 में भी करवा चुकी हूँ। ठीक है, और जब ये चैप्टर करवाया था तब भी मैंने ये आपको टाइप्स करवा रखे थे, इसमें कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होती है। उनकी फीचर और मेरिट और डिमेरिट्स यहाँ पे गिवन है, वो आप लर्न कर देना एक बार। ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी, बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को ये चीज़ करवा रखी है, आप रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आता है वो है लॉन्ग पीरियड एंड शॉर्ट पीरियड गोल्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। लॉन्ग पीरियड गोल्स, तो लॉन्ग पीरियड गोल आर कॉमन टू ऑल 5 ईयर प्लान, कॉमन होते हैं ये, और एंड आर देयर फॉर जनरली स्टडी एज ए कॉमन गोल ऑफ 5 ईयर प्लान। इनको हम जो लॉन्ग पीरियड गोल हैं उनको एज ए कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स या ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग के रूप में भी हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। लेकिन जो शॉर्ट पीरियड गोल्स होते हैं प्लान स्पेसिफिक होते हैं एंड जनरली स्टडी एज द ऑब्जेक्टिव प्लान्स। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द ग्राउंड
realities. Each plan is designed as the distinct plan with the distinct set of the objective. देखो जितने भी प्लान बनाए जाते हैं सभी प्लान के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट मिलेंगे, ठीक है। सभी डिफरेंट नहीं होते सभी ऑब्जेक्टिव, लेकिन कुछ ना कुछ मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं, कुछ सेम से ऑब्जेक्टिव होते हैं सभी प्लान के। तो यहाँ पे हम कॉमन ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं या लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन है, वाई शुड प्लान हैव गोल्स। प्लान के लिए गोल होना क्यों ज़रूरी है? तो ये विदाउट गोल देयर इज़ नो प्लानिंग। कोई गोल नहीं होगा, कोई हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं होगा तो हम प्लानिंग किसके लिए करेंगे? तो इसलिए क्या है, सबसे पहले गोल डिसाइड किया जाता है, फिर उसके लिए उसको अचीव करने के लिए प्लानिंग की जाती है। इन फैक्ट प्लानिंग इज डिफाइंड एज ए स्ट्रेटेजी दैट डिफाइन हाउ टू एलोकेट द कंट्रीज के रिसोर्स टू डिफरेंट यूज विद ए वी टू अचीविंग गिवन सेट ऑफ गोल्स। यानी कि जो हम प्लानिंग की बात करते हैं तो प्लानिंग एक ऐसी स्ट्रेटेजी होती है जो क्या करती है, कंट्री के स्केर्स रिसोर्स का यूज़ करके जो गोल डिसाइड किए हैं उनको अचीव करती है। तो दीज गोल ऑफ फन रिलेशन टू ग्रोथ एंड सोशल जस्टिस, यही गोल क्या है, ग्रोथ एंड सोशल जस्टिस से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग पीरियड गोल्स की बात करते हैं। सबसे पहले इसमें जीडीपी ग्रोथ है। तो इंक्रीज इन जीडीपी इम्प्लाइज इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। अगर जीडीपी ग्रोथ ज़्यादा होगी तो लेवल ऑफ आउटपुट भी इकोनॉमी का ज़्यादा होगा, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जो कॉमन गोल है या फर्स्ट गोल क्या है कि जीडीपी ग्रोथ को क्या करना है, इंक्रीज करना है, ठीक है। और जब गुड्स का फ्लो जो है वो इंक्रीज होगा सर्विस का, तो ये क्या है, व्हेन द इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज कंसिस्टेंट ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। जब लंबे टाइम गुड्स एंड सर्विस का फ्लो इंक्रीज होगा तो इसे हम क्या कहेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ कहेंगे। और इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज होगी तो जीडीपी ग्रोथ लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन जीडीपी डिपेंड ऑन टू फैक्टर्स। जीडीपी जो है वो दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। इंक्रीज इन रिसोर्स बेस ऑफ कंट्री, या तो कंट्री के रिसोर्स बढ़ा दिए जाए, रिसोर्स बढ़ेंगे तो आउटपुट या प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो जीडीपी ग्रोथ इंक्रीज होगी। सेकंड, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी थ्रू इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर दिया जाए इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के थ्रू, तब भी क्या हो सकता है, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ने से जीडीपी ग्रोथ होगी। तो प्लानिंग इन इंडिया इज इंश्योर दैट नेचुरल रिसोर्स आर फुल्ली एक्सप्लोर्ड एंड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी कॉन्टीन्यूसली इम्प्रूव, ठीक है। यानी प्लानिंग कमीशन जो है वो नेचुरल रिसोर्स जितने भी हमारे हैं उनका यूज़ करता है, या ये कह सकते हैं कि जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है उसमें भी कॉन्टीन्यूसली क्या किया जाता है, इम्प्रूवमेंट किया जाता है, ठीक है। नेचुरल रिसोर्स को मतलब जिनका या तो हमें पता नहीं उनको फाइंड आउट करना, कहाँ पे कितने नेचुरल रिसोर्स हैं इसका पता करना, और टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट करना, ये भी किसका वो है, ये प्लानिंग कमीशन देखता है। सो दैट जीडीपी ग्रोथ अचीव ए मोमेंटम, तभी क्या हो सकता है, जीडीपी ग्रोथ हमारी तेज़ी से हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर सेकंड ऑब्जेक्टिव। अब जीडीपी ग्रोथ हो गई तो सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट का। और फुल एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्या होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट्स ए सिचुएशन व्हेन ऑल द पीपल हु आर एबल टू वर्क एंड विलिंग टू वर्क एट द मार्केट वेज रेट एंड आर गेटिंग वर्क, ठीक है। यानी कि जो एबल भी हैं, जो विलिंग भी हैं और उनको मार्केट रेट पे वर्क मिल गया है, उसे हम कहेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट। तो सेकंड जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट, और इसे हम कह सकते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, ठीक है, सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। द ऑब्जेक्टिव ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट फोकस ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ, इट इम्प्लाइज इंक्लूसिव ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है, यानी कि मोर एंड मोर पीपल शुड पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। सेकंड क्या, बेनिफिट ऑफ ग्रोथ मस्ट बी शेयर अक्रॉस वाइडर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ये है कि मतलब सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें ग्रोथ के प्रोसेस में, और जो ग्रोथ से जो बेनिफिट होता है वो बेनिफिट मतलब वाइडर सेक्शन यानी कि सभी को मिले मोस्टली, ये क्या है, इंक्लूसिव ग्रोथ है।
फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट मीन सिचुएशन ऑफ जीरो अनएम्प्लॉयमेंट, ये हम आगे भी करेंगे, क्योंकि जब फुल एम्प्लॉयमेंट होता है उस टाइम इकोनॉमी में क्या होता है, जीरो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता है। ठीक है, उस टाइम एक नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट मिलता है, और नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट में हम फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे। तो इस पे ऊपर पूरा टॉपिक है हमारा, वही चैप्टर, वहीं पे हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटी। तो इकोनॉमिक ग्रोथ वुड बिकम ए मीनिंगलेस एक्सरसाइज इट्स if the benefit of growth occur to only a handful of people in the society। इकोनॉमिक ग्रोथ का कोई बेनिफिट नहीं है जब तक उसका बेनिफिट सभी लोगों को ना मिले। अगर कुछ ही लोगों को इसका बेनिफिट मिलता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, मीनिंगलेस है। ठीक है, तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, ग्रोथ सर्व वर्चुअली नो पर्पज इन द सोसाइटी वेयर रिच टेंड टू बिकम रिचर एंड द पुअर कंटिन्यू टू स्ट्रगल इन फॉर द एसेंशियल ऑफ लाइफ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ग्रोथ के कारण कि जो रिच है वो और रिचर होता जाए और जो पुअर है वो और ज़्यादा पुअर होता जाए, यानी कि जो पुअर पीपल हैं वो अपनी एसेंशियल लाइफ के लिए क्या है, एसेंशियल गुड्स के लिए भी स्ट्रगल करें। सेकंड है बेनिफिट ऑफ ग्रोथ मस्ट सभी सेक्शन को मिलना चाहिए सोसाइटी का। इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए, इक्विटेबल होना चाहिए। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इम्प्लाइज सोशल इक्वलिटी एंड दिस इज ऑन द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ गोल ऑफ प्लानिंग। इक्विटेबल जो डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का, ये एक सोशल इक्वलिटी को शो करता है और ये एक प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव है या गोल है प्लानिंग का। नेक्स्ट है इसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो दो चीज़ें होती हैं, एक तो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग तो क्या होता है कि सभी को इक्वल मिले। एक होता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसमें मतलब अगर ये कहा जाए, यहाँ पे कोई एग्जाम्पल भी गिवन होगा, हाँ जी, यहाँ से देखिए, हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें हैं। इट वुड इम्प्लाई ए सिचुएशन में ए डॉक्टर गेट द सेम सैलरी एज ए क्लर्क इन द हॉस्पिटल। देखो दोनों की अगर सेम सैलरी है, डॉक्टर को भी उतने ही मिल रहे हैं और क्लर्क है उसको भी उतने ही सैलरी दी जा रही है, यानी कि कोई हाई पोस्ट पे है तब भी उतनी सैलरी मिलती है और लो पोस्ट पे है तब भी उसकी उतनी ही सैलरी है। इसे कहा जाएगा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम बेनिफिशियल नहीं मान सकते हैं। क्यों नहीं मान सकते हैं? नो सोसाइटी वुड एवर सीक ए सिचुएशन लाइक दिस, क्योंकि अगर मान लो सभी को सेम ही सैलरी मिलनी है तो फिर कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करेगा उस चीज़ के लिए। ठीक है, आप छोटी पोस्ट पे काम करो तब भी उतनी ही सैलरी है और हाईएस्ट पोस्ट पे करो तब भी उतनी ही सैलरी है। तो जब आपका डॉक्टर बनने की क्या ज़रूरत है जब आप क्लर्क बन के भी उतनी ही सैलरी ले रहे हो। तो यहाँ पे क्या होता है, ये सोसाइटी के लिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या है सही नहीं मानते हैं। कंट्री के लिए इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग ये हो जाता है कि जैसे आपकी पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी दी जाए, लेकिन जो सैलरी में जो डिफरेंस है वो ज़्यादा ना रखा जाए। इनकम आर अलाउड बट ओनली विद सर्टन लिमिट्स। ठीक है, फर्स्ट क्या है, द डिफरेंस आर सोशली अनवांटेड एंड टू बी proportionate to the difference in the qualification and skill of different individual in the society। ठीक है, ये जो डिफरेंस किया जाता है उनकी क्वालिटीज़ को या क्वालिफिकेशन और स्किल्स के अकॉर्डिंग होता है। जैसे एक डॉक्टर है उसको 50,000 मिलते हैं एक सर्जरी के लिए, और एक वर्कर्स है ऑन द अदर हैंड ए फैक्ट्री वर्कर गेट 50,000 फॉर द एंटायर ईयर्स। The difference in the income is too large to be socially justice. Such difference must be corrected। ठीक है, क्योंकि जैसी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या किया जा रहा है, उनको सैलरी दी जा रही है। ठीक है, लेकिन ये हो सकता है कि जो ये डिफरेंस है इसको कम किया जाए, इक्वल ना कर सकते हैं तो इतना भी ज़्यादा डिफरेंस ना रखा जाए कि हाई पोस्ट में ज़्यादा और लो पोस्ट में बिल्कुल ही कम। यानी कि एक वर्कर्स को तो बिल्कुल ही कम सैलरी दी जाए, काम तो वो भी करता है, डॉक्टर 1 घंटे में सर्जरी कर देता है। ठीक है, तो उसको 50,000 मिल जाते हैं। एक वर्कर पूरे साल पूरे कंप्लीट ईयर में 8 आवर पर डे वर्क करता है तब जाके उसको 50,000 मिलते हैं। तो ये जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है।
ठीक है। क्वालिफिकेशन के और स्किल के अकॉर्डिंग के कोई डिफरेंस होना चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा बेटा। तो इक्विटी इंप्लाइज दैट इकोनॉमिक ग्रोथ इज रिलेटेड टू सोशल जस्टिस। नेक्स्ट है इसमें मॉडर्नाइजेशन। फोर्थ जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का मीनिंग यहाँ पे क्या है? इनोवेशन, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी से है, ठीक है। जो हम फैशन में जो की बात करते हैं उस मॉडर्नाइजेशन की बात नहीं की है, यहाँ पे इनोवेशन की बात की गई है। मॉडर्न एज द एज ऑफ साइंस एंड इनोवेशंस, ठीक है। साइंस और इनोवेशन की बात की जा रही है, तो नए नए इनोवेशन होने चाहिए जिससे क्या है प्रोडक्टिविटी की जो है वो इंक्रीज हो, और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा। और इन्हीं इनोवेशन के कारण ग्रीन रिवोल्यूशन आया इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, ये बेस्ट एग्जांपल है। टेक्नोलॉजी के इम्प्रूव होने के बाद रिसेंटली आईटी रिवोल्यूशन हैज़ डिफाइंड द कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन थ्रू बीओपी, बिजनेस आउटसोर्सिंग प्रोसेस। आईटी रिवोल्यूशन के कारण बीओपी जो प्रोडक्शन हो रहा है, यानी कि बिजनेस आउटसोर्सिंग जो प्रोसेस है, इसमें भी मतलब बेनिफिट हो रहा है इंडिया को काफ़ी। हाउएवर मॉडर्नाइजेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गोल ऑफ प्लान इंडिया है सोशल एंगल एज वेल। हियर इट रेफर टू मॉडर्नाइजेशन ऑफ सोशल आउटलुक। कन्वेंशनल विजडम मस्ट गिव वे टू मॉडर्न आउटलुक। इट इंक्लूड इशू लाइक एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन, ठीक है, सो दैट लाइक they also participate in the process of production and contribute the process of the economic and social prosperity. कॉन्वेंशनल विजडम में यही चीज़ बताई गई है कि विजडम विदाउट ए वैलिड रीजन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मॉडर्न आउटलुक होना चाहिए, यानी कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जैसे कि मैन पार्टिसिपेट करते हैं, तो यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट की बात की गई है, तो वुमेन को भी मतलब क्या है प्रोडक्शन और ग्रोथ प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए, इक्वल उनको भी चांस मिलने चाहिए, जिससे क्या हो सके इकोनॉमिक और सोशल प्रोस्पेरिटी जो है उसमें वो अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें। नेक्स्ट है सेल्फ सफिशिएंसी। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो है सेल्फ सफिशिएंसी, यानी कि मेन क्या है? सेल्फ सफिशिएंट डिपेंडेंट ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स पर्टिकुलर फूड ग्रेन, ठीक है। फूड ग्रेन के मामले में हम क्या रहें? इंडिपेंडेंट रहें, किसी के ऊपर डिपेंड ना करें। दिस गोल वाज अकॉर्डेड ए हाई प्रायोरिटी ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 प्लान। फर्स्ट 7 प्लान में इस टारगेट को या इस ऑब्जेक्टिव को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है। और ये वैसे भी ज़रूरी है कि फूड ग्रेन के मामले में कंट्री क्या होनी चाहिए? इंडिपेंडेंट, क्योंकि अगर एक यहाँ पे सिचुएशन बता रखी है, Indian economy to political pressure for rest of the world simply because we are depend upon for the supply of essential goods। देखो पॉलिटिकली प्रेशर डाला गया था रेस्ट ऑफ वर्ल्ड ने हमारे ऊपर, क्योंकि हम क्या है फूड ग्रेन के मामले में या एसेंशियल गुड्स के मामले में अदर कंट्री के ऊपर डिपेंड कर रहे थे। इट हैपन इन द 1965, जब आपको पता होगा when USA threatened to stop export of food grain to India if it did not stop then war with Pakistan, पाकिस्तान। उस टाइम यूएसए ने ये कहा था कि अगर आप पाकिस्तान के साथ अपना वार स्टॉप नहीं करोगे तो मैं आपको फूड ग्रेन की सप्लाई नहीं करूँगा। ये पॉलिटिकल प्रेशर इंडिया के ऊपर डला हुआ था। तो कहीं ना कहीं उस टाइम कंट्री को लगा कि क्या है फूड ग्रेन के मामले में क्या होनी चाहिए? सेल्फ सफिशिएंटी होनी ज़रूरी है। नेक्स्ट है शॉर्ट पीरियड गोल एंड ऑब्जेक्टिव। तो इसमें फर्स्ट जैसे अगर हम बात करें फर्स्ट जो 5 ईयरली प्लान है, देखो टोटल हमारे 12 5 ईयरली प्लान हैं। नेक्स्ट पेज पे आप देखोगे तो उनकी डेट भी गिवन है, कब से कब तक आपके प्लानिंग चली है 5 ईयरली प्लान। तो फर्स्ट जो 5 ईयरली प्लान था उसका मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड था कि जो शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन है, तो फूड ग्रेन की जो शॉर्टेज है वो नहीं होनी चाहिए। अकॉर्डिंग द फर्स्ट प्लान फोकस हायर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एज ए प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव। सेकंड की अगर हम बात करें, अच्छा सेकंड इसमें को फर्स्ट की है, इन थोस्टिक अचीवमेंट ऑफ फर्स्ट प्लान
प्रमोटेड द प्लानर। तो अच्छा, जब फर्स्ट प्लान का जो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया था, जितना टारगेट डिसाइड किया था उससे ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन हुआ था, इसलिए जो सेकंड प्लान जब बनाया गया था, फर्स्ट देखो 1951 टू 1956 प्लानिंग कमीशन बना 1950 में, 15 मार्च 1950 में चेयरमैन था पंडित जवाहरलाल नेहरू। फर्स्ट प्लान हमारा 1951 टू 1956, सेकंड था हमारा 1956 टू 61, ठीक है। ये मार्च से 31 मार्च से 1 अप्रैल तक होता है बेटा। तो सेकंड प्लान में जो ऑब्जेक्टिव रखा था वो था कि प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ सेकंड प्लान इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट में एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, सेकंड में इंडस्ट्रियल सेक्टर को इंक्रीज करना, थर्ड जो प्लान था उसमें ये था कि सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स और प्रोडक्शन। फोर्थ प्लान फोकस ऑन द प्राइस स्टेबिलिटी एंड फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द मैन पावर। फिफ्थ जो प्लान था वो था एलिवेशन ऑफ द पॉवर्टी। ये मोस्टली बहुत बार पूछा जाता है, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। ये फिफ्थ प्लान है बेटा, इसको जरूर याद रखना। एंड सिक्स प्लान विल, फिफ्थ और सिक्स प्लान दोनों ही से पॉवर्टी एलिवेशन से रिलेटेड थे। सेवंथ प्लान अगेंस्ट स्ट्रेस द नीड फॉर ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। एट प्लान reinforced the objective full employment and beside universalization of the education. नाइन्थ प्लान जो था यहाँ पे प्राइस स्टेबिलिटी एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी वर द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ नाइन्थ प्लान। टेंथ प्लान स्ट्रेस द नीड फॉर द बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। और जो पॉवर्टी रिडक्शन, जॉब क्रिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, ये आपके 11th प्लान के ऑब्जेक्टिव थे। तो यहाँ तक ये चैप्टर हाफ हो गया है आपका बेटा। इसमें आपको प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग का मीनिंग, चेयरमैन उसका कब बना था, कितने टोटल हमारी कंट्री में प्लान चले हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, लॉन्ग टर्म के, लॉन्ग पीरियड गोल्स और शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव, उसके बाद सक्सेस और फेल्यूर की बात करेंगे, ठीक है। तो कल ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। आज यहाँ तक आप इसको लर्न करोगे और साथ ही साथ आपको अपनी प्रैक्टिकल फाइल भी बनानी है याद से।